गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मदन कुमार 10वीं कक्षा के विज्ञान का धातुएं और अधातुएं लेसन का अगला पार्ट लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम इसे शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहले पार्ट में हमने धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों में अंतर देखा था और धातुओं के कुछ रासायनिक गुण भी देखे थे। ये देखा था कि धातुएं ऑक्सीजन से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं और पानी से किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। आइए एक बार फिर उस पर नज़र डालते हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने ऑक्साइड बनाती हैं और वो ऑक्साइड अक्षारीय प्रकृति के होते हैं, अर्थात धातु ऑक्सीजन के साथ मिलेगी और अपने ऑक्साइड बनाएगी और वो ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये बात हमने देख ली थी। मगर एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी भी होते हैं। उभयधर्मी का मतलब है दोनों प्रकार के गुण होते हैं, उसमें अम्लों के गुण भी होते हैं और अक्षारों के गुण भी होते हैं, इसलिए इनको हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑक्साइड अम्लों की तरह भी और अक्षारों की तरह भी गुण प्रदर्शित करते हैं। जब ये अम्लों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी लवण और पानी बनाते हैं और जब ये अक्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी लवण और पानी बनाते हैं। देखते हैं किस प्रकार ये अम्लों और अक्षारों के साथ अभिक्रिया करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम देखते हैं। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है और तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब यह अभिक्रिया करता है तो एल्युमिनियम क्लोराइड और पानी बनता है। एल्युमिनियम क्लोराइड और पानी बनता है। तो यहाँ पर अम्ल के साथ यह अभिक्रिया कर रही है और लवण और पानी बन रहा है, यानी यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड इस अभिक्रिया में अक्षार की भांति कार्य कर रही है। अब हम इसकी अभिक्रिया एक अक्षारक के साथ देखते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 और प्लस पानी बनता है। यानी यहाँ पर एल्युमिनियम ऑक्साइड अक्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और पानी बना रही है, तो यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड एक अम्ल की तरह काम करती है। तो इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड है और वो भी अम्ल और अक्षार दोनों की तरह व्यवहार करती है। उसके बाद हमने धातुओं की पानी के साथ अभिक्रिया देखी थी। हमने देखा था कि सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसी जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं वो पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसके अलावा जो कम अभिक्रियाशील, मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, जिंक, एल्युमिनियम, लोहा, वो भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं और अपने ऑक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। इसके अलावा लेड, तांबा, सिल्वर, सोना और प्लेटिनम ये पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। यहाँ तक हमने पहले देख लिया था। अब हम आगे देखते हैं धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातुएं
डाइल्यूट एसिड्स के साथ, तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करती हैं और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। देखते हैं कुछ धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया। जैसे जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तनु या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसी प्रकार मैग्नीशियम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करती है और मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, इनसे अभिक्रिया करके तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, मगर HNO3 के साथ जब धातुएं अभिक्रिया करती हैं तो उससे हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं होती। इसका कारण ये है कि नाइट्रिक अम्ल या HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन पैदा होती है उस हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण तुरंत कर देता है और उसको पानी में बदल देता है और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के रूप में अपचयित हो जाता है। तो धातुएं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन गैस पैदा करती हैं, मगर नाइट्रिक अम्ल यानी HNO के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती। इसका कारण हमने अभी देखा, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है। जो हाइड्रोजन बनती है उसको तुरंत पानी में ऑक्सीकृत कर देता है और खुद नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड जैसे N2O, NO या NO2 के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं इसको किस प्रकार तनु अम्ल इसके साथ धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, मगर जो HNO3 है वो कुछ धातुएं हैं जैसे मैंगनीज और मैग्नीशियम, उनके साथ अभिक्रिया करके वो भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। मैग्नीशियम के साथ अति तनु एक्सट्रीमली डाइल्यूट अति तनु HNO3 जब इसके साथ अभिक्रिया करेगा, कैसा होना चाहिए? अति तनु बहुत ही डाइल्यूट होना चाहिए। तो ये मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगा। अगर जिंक के साथ इसकी हम अभिक्रिया देखते हैं नाइट्रिक अम्ल की, तो जिंक नाइट्रेट और जो हाइड्रोजन बनती है उसका ऑक्सीकरण होकर पानी बन जाता है और NO2 ये अभिक्रिया होती है। किसके साथ? जिंक की नाइट्रिक अम्ल के साथ। तो यहां हमने देखा कि हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं हो रही, बल्कि जो हाइड्रोजन उत्पन्न होती है उसका तुरंत ऑक्सीकरण होकर वो पानी बना देती है। तो इस प्रकार से नाइट्रिक अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद आगे हम देखते हैं धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी धातुएं दूसरे धातु लवणों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। इससे पहले हम सक्रियता श्रेणी देखते हैं। सक्रियता श्रेणी क्या होती है?
धातुओं को उनकी घटती हुई या कम होती हुई अभिक्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना अभिक्रियाशीलता श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहलाता है। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अवरोही क्रम में लिखना, घटते हुए अभिक्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित करना अभिक्रियाशीलता या सक्रियता श्रेणी कहलाती है। और इस सक्रियता श्रेणी में वो धातु सबसे ऊपर होती है जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, उसके बाद उससे कम अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील और सबसे नीचे सबसे कम अभिक्रियाशील धातु होती है। यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो उनकी अभिक्रियाशीलता कम होती जाती है। इनमें अभिक्रियाशीलता श्रेणी में धातुएं इस प्रकार व्यवस्थित है: पोटासियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। यानी पोटासियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और प्लेटिनम सबसे कम अभिक्रियाशील है। आइए अब हम देखते हैं धातुओं की लवणों के साथ अभिक्रिया। जैसे ये है जिंक और इसको हमने कॉपर सल्फेट के घोल में डाल दिया। जिंक को जब कॉपर सल्फेट के घोल में डालते हैं तो जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। ये तांबे को उसके लवण से विस्थापित कर देती है, हटा देती है, तो बनेगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इसी प्रकार यदि लोहे के टुकड़े को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं, यदि हम अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखते हैं तो लोहा यहाँ आता है, अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर आता है, तांबा नीचे आता है। इसका मतलब ये हुआ लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, तांबा कम अभिक्रियाशील है। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। तो जो लोहा है वो तांबे को विस्थापित कर देगा और बनेगा आयरन सल्फेट प्लस तांबा। इसका उल्टा करके देखते हैं, यानी तांबे के टुकड़े को हम आयरन सल्फेट में डालते हैं तो क्या अभिक्रिया होगी? अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, इसका पता लगाने के लिए हम देखते हैं कि तांबा और लोहा इन दोनों में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देखने से पता चलता है कि लोहा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर आता है, तांबा नीचे आता है, अर्थात लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, तांबा कम अभिक्रियाशील है। और किसी विस्थापन अभिक्रिया में कम अभिक्रियाशील धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण में से कभी विस्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि तांबा कम अभिक्रियाशील है, लोहा अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये इसको विस्थापित नहीं कर पाएगा और ये अभिक्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। धातुओं के रासायनिक गुणों के बाद अब हम देखते हैं कि धातुएं एवं अधातुएं किस प्रकार अभिक्रिया करती हैं। धातुओं का यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 होता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 2। यानी धातुओं के बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये धातुएं अपने बाहरी कोश में उपस्थित 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉनों को छोड़कर धन आयन बनाते हैं। जैसे
सोडियम है, सोडियम के अंदर बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, यानी इसकी कोशिश ये होती है, सभी तत्वों की ये कोशिश होती है कि उनके बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी बाहरी कोष पूरा पूरा भरा हुआ हो। तो उस 8 इलेक्ट्रॉन या अपने अष्टक को प्राप्त करने के लिए यह 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और सोडियम का धन आयन बना देता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम भी अपने अष्टक को प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी कोष, जिसे हम संयोजकता कोष भी कहते हैं, उसमें उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देता है और सोडियम का मैग्नीशियम का डाई पॉजिटिव आयन बनाता है। इसके अलावा धातुओं के अलावा यदि हम उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम ये पाएंगे कि उनका बाहरी इलेक्ट्रॉन कक्ष पूरा पूरा भरा हुआ है। हीलियम का तो परमाणु क्रमांक 2 होता है, तो उसमें तो पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। हम जानते हैं कि पहले कोष में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, इसलिए वह पूरा पूरा भरा हुआ है। नियोन का परमाणु क्रमांक 10 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है। इसी प्रकार आर्गन का 18 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 8 होता है। यानी उत्कृष्ट गैसें या नोबल गैसें हैं, इनका बाहरी कोष पूरा पूरा भरा हुआ है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उनका ऑक्टेट या अष्टक पूरा है। और इसी ऑक्टेट या अष्टक को पूरा करने की कोशिश करते हैं धातुएं और अधातुएं। धातुओं में 1 या 2 फालतू इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में होते हैं, वो उनको छोड़ देते हैं। इसी प्रकार अधातुओं को यदि हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो हम पाएंगे कि उनकी बाहरी कोष में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो अधातुएं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेती हैं और अपने ऋण आयन बनाती हैं। देखते हैं क्लोरीन के अंदर, क्लोरीन एक धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 7 होता है। यानी इसके संयोजकता कोष में, इसके सबसे बाहर वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अपने नजदीकी नोबल गैस के अष्टक या उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो क्लोरीन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को यदि उसे उपलब्ध हो जाता है तो ले लेती है और क्लोराइड आयन बनाती है। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी एक अधातु है जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो इसे भी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो ऑक्सीजन को यदि 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो यह ऑक्साइड आयन बना देता है और उसमें बाहर वाले इलेक्ट्रॉन कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस प्रकार धातुएं और अधातुएं अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों को छोड़ देती हैं या इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती हैं और अपने यौगिक बनाती हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो यौगिक बनते हैं उनको हम आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक कहते हैं। आइए कुछ वैद्युत संयोजी यौगिकों को हम देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है। हम देखेंगे कि ये किस प्रकार बनता है। अभी हमने देखा था कि सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है और इसके बाहर वाले कोष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। क्लोराइड का परमाणु क्रमांक 17 होता है और इसके बाहर वाले कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6 और 7। तो सोडियम अपने
अष्टक को पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। जब अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है तो सोडियम के ऊपर धन आवेश आ जाता है। इसके अलावा क्लोरीन सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके क्लोराइड आयन बना देता है। ये क्लोराइड आयन हो गया। तो इस प्रकार सोडियम क्लोराइड बनता है, या हम इसको लिख सकते हैं NaCl। तो हमने देखा कि सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सोडियम का धन आयन बनाता है, क्लोरीन उस एक इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके क्लोराइड आयन बनाता है और वो दोनों फिर सोडियम क्लोराइड बना देते हैं। इसी प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक हम जानते हैं 12 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 2 होता है। तो इसकी बॉन्डिंग दिखाने के लिए हम सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। ये मैग्नीशियम के बाहर वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 होता है। तो ये इसके बाहर वाले कोष में उपस्थित 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीशियम ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन देता है इसलिए डाई पॉजिटिव आयन बनाता है, और ऑक्सीजन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों को ले लेता है तो 2 इलेक्ट्रॉनों को लेने के बाद इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और ये ऑक्साइड ऋण आवेश बनाता है। तो इस प्रकार मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है जो एक आयोनिक यौगिक है। अब हम देखते हैं आयोनिक यौगिकों के गुण। आयोनिक यौगिक कह दो, चाहे इनको आप वैद्युत संयोजी यौगिक भी कह सकते हैं। तो आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिकों के क्या गुण होते हैं? सबसे पहले भौतिक प्रकृति। जो आयनिक यौगिक, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड देखा, ये देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ठोस होते हैं और थोड़े कठोर होते हैं, मगर दाब पड़ने पर ये टूट जाते हैं अर्थात भंगुर होते हैं। ठोस होते हैं, थोड़े कठोर होते हैं और दाब पड़ने पर ये टूट जाते हैं, चूरा चूरा हो जाते हैं, यानी कि भंगुर होते हैं। इसके अलावा आयनिक यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि ये आयनों से बने हुए होते हैं और अंतर आयनिक आबंध बहुत स्ट्रोंग होते हैं, बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, बहुत प्रबल होते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। उसके बाद है घुलनशीलता। जो आयनिक यौगिक हैं वो पोलर सोलवेंट यानी कि ध्रुवीय विलायक जैसे पानी, उनके अंदर तो घुलनशील होते हैं, और जो ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं जैसे एसीटोन, ईथर, केरोसिन, पेट्रोल, उनके अंदर अघुलनशील होते हैं। तो आयनिक यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं और ऑर्गेनिक विलायकों के अंदर अघुलनशील होते हैं। वैद्युत चालकता, जब ये ठोस अवस्था में होते हैं तो विद्युत के सुचालक होते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में आयन उपलब्ध नहीं होते आवेश को आगे ले जाने के लिए, और जब ये जलीय विलयन के रूप में होते हैं, जब ये पानी में घोल दिए जाते हैं और इनका जलीय विलयन बनाया जाता है, तो जो आयन है वो फ्री हो जाते हैं और उन फ्री आयनों की उपस्थिति के कारण इनके जलीय विलयन विद्युत के सुचालक होते हैं। तो हमने देखा कि आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक ठोस अवस्था में तो विद्युत के कुचालक होते हैं, मगर उनके जलीय विलयन अत्यधिक सुचालक होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं धातु निष्कर्षण, अर्थात धातुओं को उनके खनिजों से, उनके अयस्कों से
कैसे प्राप्त किया जाता है। तो इसमें पहले परिभाषा आती है खनिज। धातु युक्त पदार्थ जो भूपर्पटी में पाए जाते हैं, जो पृथ्वी की सतह में पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज कहते हैं। यानी धातुएं अपने खनिजों के रूप में भूपर्पटी में पाई जाती हैं। उसके बाद है अयस्क, वे खनिज जिनसे धातुएं प्राप्त करना सस्ता, आसान और लाभदायक होता है, उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं। अयस्क वे खनिज होते हैं जिनसे धातुएं प्राप्त करना सस्ता, आसान और लाभदायक होता है। तो अयस्कों से हम धातुएं प्राप्त करते हैं। धातुएं भूपर्पटी में किस रूप में मिलती हैं? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम जैसी अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं तो भूपर्पटी में संयुक्त अवस्था में मिलती हैं, अर्थात अपने यौगिकों के रूप में मिलती हैं। ये कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलती। इसके अलावा अभिक्रियाशीलता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं जैसे तांबा, चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये स्वतंत्र अवस्था में मिलती हैं, मुक्त अवस्था में मिलती हैं, अपनी प्राकृतिक अवस्था में मिलती हैं। मगर तांबा और चांदी कभी कभी अपने ऑक्साइड या सल्फाइड अयस्क के रूप में भी मिलती हैं। जो धातुएं अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बीच में आती हैं जैसे जिंक, आयरन, लेड और तांबा, ये अपने ऑक्साइड के रूप में मिलती हैं या सल्फाइड के रूप में मिलती हैं या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं। अब हम देखते हैं कि इन धातु के अयस्कों से धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो जो धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं उनका तो विद्युत अपघटन करके, वैद्युत अपघटन करके उनका निष्कर्षण किया जाता है। और जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बीच में आती हैं, जो अपने ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में होती है, तो सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में अत्यधिक गर्म करके उनको अपने ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और इस प्रक्रम को हम भर्जन कहते हैं। यानी सल्फाइड अयस्कों का भर्जन करके उनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। जो कार्बोनेट है उनको वायु की सीमित मात्रा में गर्म किया जाता है तो वो भी अपने ऑक्साइडों में परिवर्तित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यानी अभिक्रियाशीलता श्रेणी के बीच में आने वाली धातुएं, उनका भर्जन या निस्तापन करके पहले उनको ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है और फिर किसी उपयुक्त अपचायक जैसे कार्बन है उसके साथ अभिक्रिया करके धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। तो जो बीच में आती हैं उनका भर्जन और निस्तापन करने के बाद उनका अपचयन किया जाता है और आमतौर पर अपचायक के रूप में कोक का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार धातुएं हम उनके यौगिकों से यानी उनके अयस्कों से प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद आता है धातु संक्षारण। देखते हैं धातु संक्षारण क्या होता है। आपने देखा होगा कि जब धातुएं वायुमंडल में पड़ी रहती हैं तो वो धीरे धीरे क्षीण होने लग जाती हैं, इसे ही हम धातु संक्षारण कहते हैं। वायुमंडल के प्रभाव से धातुओं का धीरे धीरे क्षीण होना धातु संक्षारण कहलाता है। और संक्षारण के लिए आवश्यक शर्तें हैं, यानी संक्षारण कब होगा तो दो शर्तें हैं। नंबर एक, उसको वायु या ऑक्सीजन मिले और नंबर दो, पानी या नमी मिले। जब धातु वायुमंडल में पड़ी रहती है और उसको वायु भी मिलती है और नमी भी मिलती है तो उनकी परत धीरे धीरे अक्षीण होने लग जाती है। यदि हम धातु संक्षारण को बचाना चाहते हैं, धातु को संक्षारित होने से बचाना चाहते हैं, तो इन दोनों शर्तों में से कोई एक भी चीज यदि उसको नहीं उपलब्ध होगी
तो धातु का संक्षारण नहीं होगा। तो आपने देखा होगा धातुओं को, जैसे लोहे की ग्रिल वगैरह हमारे घर में लगी रहती हैं, तो उनको संक्षारण से बचाने के लिए हम उनके ऊपर तेल लगाते हैं, पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। तो धातु संक्षारण को रोकने के उपाय कौन से हैं? संक्षारण को रोकने के उपाय, नंबर 1 तेल लगाकर, नंबर 2 पेंट करके, नंबर 3 ग्रीस लगाकर, नंबर 4 यशद लेपन करके। यशद लेपन क्या होता है? लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। और यशद लेपित वस्तुएं संक्षारण से बच जाती हैं, अर्थात उनका संक्षारण नहीं होता। नंबर 5 क्रोमियम की परत चढ़ाकर, आपने साइकिल का हैंडल देखा होगा, उसके ऊपर एक चमकीली परत चढ़ी हुई होती है, क्रोमियम की होती है, और उसके ऊपर जंग नहीं लगता। और छठा है मिश्र धातु बनाकर। मिश्र धातु बनाकर भी हम धातु संक्षारण को रोक सकते हैं। तो मिश्र धातु और देखते हैं क्या होती है। किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ बना समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातु, तो मिश्र धातु में एक चीज तो धातु होती है और दूसरी चीज उसमें धातु भी हो सकती है और दूसरा घटक उसका अधातु भी हो सकता है। तो धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ मिलकर बना समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। मिश्र धातुएं प्राय कठोर होती हैं, उनका गलनांक कम होता है। कैसे बनाई जाती हैं? एक धातु को पिघला दिया जाता है और फिर उसमें उचित अनुपात में दूसरी धातु या अधातु मिला देते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं। इस प्रकार मिश्र धातु बनाते हैं। लोहे की मिश्र धातु एक तो है इस्पात। शुद्ध लोहा बहुत नरम और मुलायम होता है, तो उसके अंदर 0.05% कार्बन मिलाकर उसे इस्पात बनाया जाता है लोहे का। इसके अलावा स्टेनलेस स्टील, लोहे में क्रोमियम और निकल मिलाकर उससे स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, जिससे घरों में बर्तन बनाए जाते हैं। और आपने देखा होगा उन स्टील के बर्तनों के ऊपर जंग नहीं लगता। इसी प्रकार पित्तल एक मिश्र धातु है जो तांबा और जिंक से मिलकर बनी है। कांसा भी एक मिश्र धातु है जिसके घरों के अंदर बर्तन भी होते हैं, इसके मेडल भी बनाए जाते हैं, उसमें तांबा और टिन होता है। इसके अलावा एक मिश्र धातु है टांका या सोल्डर, जिसका प्रयोग वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, उसमें लेड और टिन होते हैं। तो इस प्रकार मिश्र धातु बनाकर भी हम धातुओं के संक्षारण को रोक सकते हैं। इसके अलावा शुद्ध सोना भी बहुत नरम और मुलायम होता है और शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। इस सोने के यदि हम आभूषण बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट जाएंगे, इसलिए उसमें 22 भाग तो सोना होता है और 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है उसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए। तो आमतौर पर जो आभूषण बनाए जाते हैं वो 22 कैरेट के बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम मिश्र धातु बनाकर भी धातुओं के संक्षारण को रोक सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के अंदर जो भी अभिक्रियाएं आई हैं, इसके अलावा जो एक्सरसाइज है वो आप अपनी कॉपी में कीजिए और यदि कोई दिक्कत आती है तो अपने अध्यापक से कंसल्ट कीजिए। धन्यवाद।